हेलो। यस। आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है। बाकी किसी की कोई फर्दर क्वेरीज होंगी वो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है। मतलब हम हमसे ही बात कर सकते हैं डायरेक्टली, आप मुकेश सर से ही बात कर सकते हैं। किसी को कोई भी किसी तरह की क्वेरीज होंगी तो ठीक है। कोई डिसाइड करने ओके में सर। कैसे हम, है ना, कोई ऐसा हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है कि हमसे आप बात बात करिए। अगर किसी को कोई क्वेरीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपने इस टाइम उस सेशन के ड्यूरेशन में कोई क्वेरी आपके माइंड में ना आई हो, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है। तो तो उस टाइम अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ हमें पूछनी चाहिए, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ओके सर। टॉपिक डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर टॉपिक आप नहीं सही डिसाइड कर पाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये ध्यान रखिएगा। आपको पूरा उस टॉपिक को कंटिन्यू करना है टिल द एंड। तो आपको टॉपिक का चूज करना बहुत जरूरी है। टॉपिक आप क्या चूज करते हो ये बहुत बड़ा मैटर है आपके लिए। ठीक है। अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड देंगे। जो उनके डोमेन में, जो उनका स्पेसिफिक डोमेन होगा, उस डोमेन में हम आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे जिसपे आप वो काम करेंगे। ठीक है। तो खैर एनीवे, अब हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं। ठीक है। सो यूनिट 5 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था बेसिकली इट इज योर वेव प्रोपगेशन। ठीक है। पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में हमने आए तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है। कि कैसे हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, स्टैटिक फील्ड में हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या इनकॉर्पोरेट करते हैं। थर्ड यूनिट में हम आए तो हमने एंटीना के फंडामेंटल्स पढ़े कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल्स ऑफ एंटीना, पैरामीटर्स पढ़े, एंटीना की प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्लियर। और इसके एप्लीकेशन पार्ट पे गए तो ये सब चीज़ें हमने देखा। ठीक है। कि उसके बाद हम फोर्थ यूनिट पे आए तो हमने एंटीना डिज़ाइन, कुछ एंटीना के डिज़ाइन पढ़े, नॉट ऑल, कुछ एंटीना के डिज़ाइन पढ़े। जैसे कि डाइपोल एंटीना, ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट लीनियर एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना, एंड फायर एंटीना। ठीक है। इसके अलावा आपका यागी उड़ा एंटीना, फोल्डेड डाइपोल एंटीना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। इनके डिज़ाइन एस्पेक्ट पढ़े, इनके लिए इम्पीडेंसेस पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, कुछ न्यूमेरिकल किए। ठीक है। अब जो लास्ट यूनिट है दैट इज योर वेव प्रोपगेशन। ये क्या बताता है कि कैसे आपका जो एंटीना आपने डिजाइन किया है, इधर ट्रांसमीटर और रिसीवर, उससे कैसे आपकी वेव प्रोपगेट करेगी। जो कम्युनिकेशन हो रहा है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सा हो रहा है। ठीक है। वो आपने जो एंटीना डिजाइन किया है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे, वहां से कैसे वेव्स आपकी ट्रांसमीटर से रिसीवर पे रिसीव हो रही हैं। ठीक है। ये किस तरह से हो रहा है ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, क्या क्या डिजाइन एस्पेक्ट्स हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है। जो भी वेव प्रोपेगेट हो रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है जो मैंने शेयर किया अभी? इज इट शेयरबुल? नो सर। शेयर नहीं हो रही है? अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट। अभी शेयर हो रही है? ठीक है। तो यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारी किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है थ्रू एयर स्पेस। क्लियर। तो आपको पता है एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि जो ये बताता है कि बेसिकली जो हमारी वेव मूव कर रही है, जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, उसके जो परपेंडिकुलर वेव्स हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए ये आपका प्रोपागेशन डायरेक्शन है। ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्टैंडिंग वेव्स मिल रही हैं, दीज आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। क्लियर। मींस मोशन आर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्लियर, टू द प्रोपागेशन। क्लियर। इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसी को हम लोग ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेवलिंग वेव। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसवर्स वेव का दूसरा नाम क्या? दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेवलिंग वेव। ठीक है। सिमिलरली आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल इज अलोंग दैट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपका जो है मोशन है, क्लियर, या वेव अकर हो रही है, तो आप कह सकते हैं दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। ठीक है। तो
इसमें भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट करती है वो तीन तरीके से प्रोपागेट करती है, थ्रू स्पेस, थ्रू ग्राउंड एंड थ्रू स्काई वेव। क्लियर? तीन तरह से इनका प्रोपागेशन होता है, स्पेस वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन और स्काई वेव प्रोपागेशन। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या आता है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड वेव में क्या होता है कि जैसे कोई आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, वो कहाँ पे आपने लगाया है, क्योंकि इसका नाम ही ग्राउंड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रोपागेशन ग्राउंड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, लेफ्ट में एक हमने बनाया है छोटा सा, तो ये आपका जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना से ये आपकी वेव आ रही है। ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि इस पे स्ट्राइक करेगा ये किसी एंगल से, जो इस एंगल से करेगा वो इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल। स्ट्राइक करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव मिल रही है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ग्राउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव। इसमें क्या होता है, जो भी लाइट वेव आ रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होती है, वो बेसिकली आपकी ग्राउंड से स्ट्राइक होने के बाद ही रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, so this type of mechanism is known as ground wave or surface wave propagation. Second आपका आता है स्काई वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन क्या है, ये बेसिकली ग्राउंड से ऊपर होता है। ये ग्राउंड वेव तो है नहीं है, स्काई वेव प्रोपगेशन इज एबव देन ग्राउंड। ग्राउंड, क्लियर? सो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, विदाउट एनी ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड। क्लियर? अर्थ का कोई भी इसमें रोल नहीं प्ले होगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा कहीं भी ग्राउंड से, ये डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटीना के बीच थ्रू स्काई वेव प्रोपगेशन, स्काई के थ्रू प्रोपगेशन होगा। ठीक है, इसकी कुछ रेंज होती है, अभी हम वो भी आपको बताएंगे। इनके थोड़ा इन डेप्थ में अगर हम डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, कितना डिस्टेंस लिमिट है, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करता है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, कि स्काई वेव प्रोपगेशन किस फ्रीक्वेंसी बैंड में होता है ये भी बताएंगे। थर्ड जो है आपका, जो लास्ट प्रोपगेशन है बेसिकली, वो है स्पेस वेव प्रोपगेशन। स्पेस वेव प्रोपगेशन इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ प्रोपगेशन, बस इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक बिलो आइनोस्फेयर लेयर है, एक आपका आइनोस्फेयर लेयर से ऊपर है। ठीक है, तो जो स्पेस वेव प्रोपगेशन है दैट इज टुवर्ड्स द स्काई एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द रिसीवर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इनके हम कुछ इन डेप्थ डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज ग्राउंड वेव, व्हाट इज स्पेस वेव एंड व्हाट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोपगेशन में ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, जैसे अब हम ग्राउंड वेव की बात बताएं, तो ग्राउंड वेव बेसिकली जो है एग्जिस्ट करता है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, जो अर्थ सरफेस उसके बहुत क्लोज होंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना, तब ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इनकी एक कंडीशन और है कि ये एंटीना वर्टिकली पोलराइज्ड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्टिकली पोलराइज्ड, हॉरिजॉन्टल पोलराइज नहीं होने चाहिए। क्यों हॉरिजॉन्टल पोलराइज नहीं होने चाहिए? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल अगर पोलराइज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कोइंसाइड करेगा अर्थ की सरफेस से। ठीक है, अर्थ की सरफेस जो होगी उससे फील्ड, आपका जो भी फील्ड क्रिएट हो रहा होगा एंटीना के थ्रू, वो कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब स्ट्राइक करेगा। उससे क्या होंगे? लॉसेस क्रिएट होंगे। क्या करेंगे? लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, सिग्नल लॉस हो जाएगा। इसलिए हमारा जो एंटीना होता है वो वर्टिकली पोलराइज होता है ग्राउंड वेव में। ठीक है, प्रोपगेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो प्रोपगेशन होता है बेसिकली कहाँ यूजफुल है? फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, मेनली लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ठीक है, क्योंकि एंटीना हाइट कम होती है, अर्थ सरफेस से थोड़ा पास में होता है एंटीना। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट का एंटीना नहीं होगा। ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग हम लोग करते हैं सिग्नल्स की, जो रिसीव होता है ड्यूरिंग डे टाइम में वो रिसीव होता है, एंड आर ड्यू टू ग्राउंड वेव। किसकी वजह से? ग्राउंड वेव्स की वजह से होता है। ठीक है, so it is basically useful for very low frequency and medium frequency। ये बेसिकली ये हमारी तीन फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें हम इसको वर्क कराते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा है स्पेस वेव है। स्पेस वेव प्रोपगेशन बेसिकली किस रीजन में वर्क करता है? ये ट्रोपोस्फेरिक रीजन में वर्क करता है। किस रीजन में? ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे वो आइनोस्फेरिक रीजन के लिए होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रोपोस्फेरिक रीजन में होता है, और जो इसमें वेव प्रोपगेट करती है वो डायरेक्टली
ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती है थ्रू ट्रोपोस्फेरिक रीजन। ठीक है, जो पोर्शन आपका एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेरिक पोर्शन है वो एबव द अर्थ होता है। ठीक है, ये आपको पता है, जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो एबव द अर्थ हमारा होगा, जिसमें प्रोपोगेशन हो रहा होगा, वो अराउंड 16 किलोमीटर रेंज में होता है। किस रेंज में? 16 किलोमीटर। तो जो स्पेस वे प्रोपोगेशन है वो अराउंड 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच यूजफुल above the frequency of 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है? above 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली एफएम रिसीवर, एफएम वगैरह आप लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसमें जो सिग्नल हम लोग को रिसीव होता है वो बेसिकली स्पेस वेव प्रोपगेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, उसमें जो प्रोपगेशन हो रहा है वो स्पेस वेव प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है, एफएम सिग्नल में। थर्ड आपका कैटेगरी है स्काई वेव। स्काई वेव को हम लोग आइनोस्फेयर लेयर में वर्क कराते हैं। जो हमारा स्काई वेव्स होती हैं वो बेसिकली उसमें वेव्स आपकी आइनोस्फेयर लेयर में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जो भी सिग्नल है वो रिसीव जो होता है वो कहाँ से होता है? आइनोस्फेयर लेयर से रिफ्लेक्ट होके जो सिग्नल मिलता है वो हमको रिसीव होता है। आइनोस्फेयर की एक लेयर होगी, वहां से सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको रिसीवर पे रिसीव होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक आयनाइज रीजन होता है, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि एक स्फेरिकल टाइप की बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, जिसमें आयंस का बहुत बड़ा रोल है। आयंस कौन से होंगे? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? सो ये बेसिकली हमारा एक आयनाइज रीजन होता है, जो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली लाई करता है 60 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर रेंज में। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, 60 से लेके 450 किलोमीटर एटमॉस्फेयर के रीजन में लाई करता है स्काई वे प्रोपगेशन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमारा ये बेसिकली यूज होता है स्काई वे प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो 2 to 30 मेगाहर्ट्ज के अराउंड लेते हैं, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, क्या क्या? ये तो तीनों हमारे मोड ऑफ प्रोपगेशन हो गए। अब इसके बाद आता है आपका कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन को अफेक्ट करते हैं एट ट्रांसमीटर्स टू एंड रिसीवर साइड। क्लियर? जब सिग्नल हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जाता है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिग्नल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला फैक्टर आप देख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1 by 1 पॉइंट हमने लिखे हैं ये सब पॉइंट्स हैं जो सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, सिग्नल को। ठीक है, तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ये आ सकता है। कोई एक फैक्टर दिया होगा, या हो सकता है मोर देन वन फैक्टर दिया हो, तो आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर चूज करने पड़ जाए। तो ये इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं? पहला है अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं कि अर्थ कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, अर्थ की सरफेस की कंडक्टिविटी कितनी है। सेकेंड पॉइंट है कि परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी कितना है। परमिटिविटी और परमेबिलिटी कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। सेकेंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, किस फ्रीक्वेंसी में वो वर्क कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए अलग अलग हमारा जो है प्रोपगेशन मैकेनिज्म होती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, फॉर ईएम वेव ट्रांसमिशन। थर्ड फैक्टर है पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। जो आपने ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो किस तरह का पोलराइजेशन दे रहा है, वर्टिकल पोलराइजेशन या हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि ईएम वेव जो प्रोपेगेट हो रही है वो सुटेबली या प्रॉपरली रिसीवर पे जा रही है या नहीं जा रही है। तो पोलराइजेशन भी ट्रांसमिटिंग एंटीना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद आता है हाइट। एंटीना की हाइट कितनी है? आप लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। हेलो, पढ़ा है बेटा? आवाज आ रही सभी को? यस सर। जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा आपने, उसमें एक पॉइंट पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाइट ऑफ एंटीना जो है, प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना। प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना मीन्स हमें एंटीना की हाइट को कम रखना होता है। ठीक है, L = λ/4, मीन्स क्वार्टर वेवलेंथ तक हम उसको रखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना। हाइट आप क्या रख रहे हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना की, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
ठीक है, फॉर द अफेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिट जो हो रही है पावर वो कितनी है, ट्रांसमीटर की पावर कितनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का कर्वेचर कितना है। ठीक है, कर्वेचर मीन्स एरिया, कर्वेचर एरिया मीन्स आपकी कितनी एरिया है जो हमारा उस पर्टिकुलर सिग्नल के ट्रांसमिट होने के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज द ऑब्स्टिकल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अदर ऑब्स्टिकल्स आर देयर, लाइक हिल स्टेशन है या कुछ है इस तरह की चीजें। तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द ट्रोपोस्फेरिक रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या क्या इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एटमॉस्फेयर में जो कि ट्रोपोस्फेयर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर का कंटेंट कितना है एयर में, वो भी सिग्नल को अफेक्ट करता है। ठीक है, मॉइस्चर, जैसे बारिश वगैरह में आपने देखा होगा सिग्नल फेड होने लगता है। ठीक है, जो आपके डीटीएच या डिश टीवी है उनके सिग्नल स्ट्रेंथ आपको क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो वो भी हमारा एक फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा इफेक्ट करता है प्रोपोगेशन को। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इसका नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर लेयर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, इसके बाद परमिटिविटी क्या है ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर की। फिर आता है डिस्टेंस, कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। फिर आता है रफनेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ आपका स्मूथ है या रफ है या परफेक्ट है, कैसा है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम रफनेस के ऊपर भी आपको बात करेंगे आगे। इसमें रफनेस ऑफ द अर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है, अगर अर्थ अर्थ सरफेस हमारी रफ है तो भी हम कैसे एक प्रॉपर रिफ्लेक्टेड वेव अचीव कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ अर्थ। किस तरह की अर्थ है, लाइक हिली हिली स्टेशन है। ठीक है, वहां पे जो आपने एंटीना लगाया होगा वहां का सिग्नल आपका अलग टाइप का स्ट्रेंथ दे रहा होगा। फॉरेस्ट में है तो वहां पे एक अलग स्ट्रेंथ मिलेगी। सी वाटर है वहां पे अलग होगा, रिवर वाटर है वहां अलग होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह की आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, हर जगह का अपना अलग एक क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप देख सकते होंगे, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द अर्थ सरफेस, that is C and R connected in parallel. ठीक है, and this you can see how the ground wave between transmitter and receiver antenna exist. ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये दोनों रिसीविंग एंटीना है। यहाँ पे ट्रांसमिटर एंटीना से जो भी सिग्नल आ रहा है वो यहाँ रिसीव हो रहा है। ठीक है, जो कि ग्राउंड मतलब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है। तो ग्राउंड से हमारे बहुत ही नजदीक प्लेस्ड हैं दोनों एंटीना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रोपगेशन होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाउ द रेडियो वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखिए सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है फॉर द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कि यू नो दैट इफ एन ईएम वेव इज इंसिडेंट ऑन द अर्थ। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ सरफेस से इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, ये पता है। अगर इंसिडेंट होगा तो बैक भी आएगा रिफ्लेक्ट होकर टकराने के बाद। सो द एंगल जो बनाएगा रिफ्लेक्शन एंगल जिसको बोलेंगे, वो इक्वल होगा टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कब होगा, ये डिपेंड करता है कि अर्थ की सरफेस कैसी है। ठीक है, और आपने इंसिडेंट एंगल कितना पुट किया है उससे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं रफ सरफेस है तो आपका एंगल सेम होगा एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस ऑफ द अर्थ। स्मूथ में और रफ सरफेस में डिफरेंस है। रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब रफ सरफेस से अगर आपको स्मूथ पैटर्न लेना है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, जिससे जो हमको रिफ्लेक्टेड वेव मिले
वो एज इट इज मिल जाए, जैसे स्मूथ सरफेस से मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, दैट इज एग्जैक्टली द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है नियर द अर्थ, वो हमारी वर्टिकल सम ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड फील्ड्स होती है। ठीक है, वर्टिकल सम ऑफ, सॉरी वेक्टोरियल सम, नॉट वर्टिकल, वेक्टोरियल सम ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड फील्ड। वेक्टर सम जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों का सम, तो वही चीज है वेक्टोरियल सम। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा राइट साइड में, जो कि बेसिकली किसके बीच में है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो और थीटा एंगल, थीटा आई के बीच में, इंसिडेंट एंगल जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे दो पैटर्न मिल रहे हैं, एक वर्टिकल पोलराइजेशन और एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट है टू द पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। लेकिन अगर वर्टिकल पोलराइजेशन देखेंगे तो इट इज समवेयर वर्टिकली what elevated, ठीक है, with respect to the surface, clear? So it is basically the vertical polarization। ठीक है, ब्रियस्टर एंगल की बात करें तो ब्रियस्टर एंगल क्या होता है, बेसिकली इट इज द डिफाइंड एज थीटा बी इज इक्वल टू थीटा आई, दैट इज अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट एप्सिलॉन आर टू अपॉन एप्सिलॉन आर वन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम रिफ्लेक्ट परमिटिविटी एंड द सेकंड मीडियम परमिटिविटी। ठीक है, तो ये ब्रियस्टर एंगल होता है, इसको थीटा बी या थीटा आई से इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ और कंसीडरेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हमारा ट्रांसमिटिंग या रिफ्लेक्शन, अब हम अर्थ सरफेस के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि जैसे जो हम अर्थ सरफेस हमारा है वो स्मूथ है या रफ है या परफेक्ट है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में क्या क्या हमारी सिचुएशंस एराइज होती हैं वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। लाइक इफ यू सी, लाइन ऑफ साइट एक टर्म होता है जो कि हमारा जनरली स्पेस वेव प्रोपगेशन में अचीव होता है। कहाँ पे, स्पेस वेव प्रोपगेशन में। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जैसे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है, दोनों हाइट सेम हो। ठीक है, दोनों के फेस जो हो एक दूसरे की तरफ अलाइंड हो। ठीक है, और जो भी ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो जो भी सिग्नल रेडिएट कर रहा है वो डायरेक्टली इन ए सिंगल लाइन आपको रिसीवर पे डायरेक्टली रिसीव हो रहा है विदाउट एनी डेविएशन। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, means the signal from the transmitting antenna is directly receiving to the receiving antenna without any hindrance, without any corruption of signal। clear, ये चीज ध्यान रखिए, that is called the line of sight communication। अब आपको ये चीज जानना है कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आपका एक और मैकेनिज्म के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर स्पेस वेव। उससे तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपके पास सरफेस वेव और स्पेस वेव दोनों को कंबाइन कर देंगे तब भी आप लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस वेव कहाँ से होगी, जो कि स्ट्राइक करके नीचे से जा रही होगी। ठीक है, दिस इज योर सरफेस वेव। ये क्या है, ये स्पेस वेव है, दिस इज योर स्पेस वेव, जो कि बिना किसी चीज से स्ट्राइक किए डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जा रही है। और ये आपकी क्या है, ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव कहाँ से आ रही है, अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करके आ रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, तो ये ज्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो अब इसमें भी कुछ केसेस है हमारे, जैसे केस ए क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जो अर्थ है, हमने इसको पॉइंट वाइज बना दिया है जिससे आपको दिमाग में याद रखने में आसानी हो। अगर अर्थ सरफेस आपका परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर आप समझ रहे हैं, जो कि आइडियल कंडीशन हो गई। अगर अर्थ सरफेस हमारा परफेक्ट कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियस से की बात है कि इनफाइनाइट होगी। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट है वो। सो इन दैट केस ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टेड वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड। उस केस में जो ट्रांसमिटिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों वेव होंगी उनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर अर्थ आपका परफेक्टली कंडक्टर है। ठीक, सेकेंड केस क्या है, अगर अर्थ सरफेस स्मूथ प्लेन है, क्या है, स्मूथ प्लेन, अगर अर्थ सरफेस आपका
अगर हमारी अर्थ सरफेस स्मूथ प्लेन है तो फाइनाइट कंडक्टिविटी हमको अचीव होगी, ठीक है। एंड फाइनाइट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि ये जो आपका एम्पलीट्यूड एंड फेज होगा रिफ्लेक्टेड वेव का, that will be achieved using concept of reflection through the perfect dielectric. Clear? So this is the another condition for the smooth plane जिसकी कंडक्टिविटी हमारी क्या है, फाइनाइट है। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर अर्थ सरफेस रफ है, ठीक है। रफ, बहुत स्पेसिफिकली एक रफ सरफेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो पहली दो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन तो हमारी मोस्टली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि परफेक्ट कंडक्टर हो, ठीक है। मोस्टली स्मूथ स्मूथ प्लेन और रफ सरफेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम इन्हीं के बीच को रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हमारा सरफेस रफ है तो क्या होगा, रफ सरफेस से आपको पता है स्कैटरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है इन जनरल आपको पता है, जैसे लाइट वेव की अगर हम बात करें तो लाइट वेव भी अगर आपका रफ सरफेस पे आके फॉल होती है तो स्कैटरिंग होता है, ठीक है। लाइक वाइज दिस यू कैन सी, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द रफ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एंड पे अगर लाइट फॉल होती है तो स्कैटर्ड होती है, ठीक है। एक से मल्टीपल लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। सिमिलरली वेव्स का भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी स्कैटरिंग ऑफ वेव्स हैपेंस होता है अगर रफ सरफेस से वेव आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो रफनेस में यही होता है कि जो हमारा प्लेन है वो रफ है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो हमें मिलेगा स्कैटर्ड के फॉर्म में, उसमें ना एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिड्यूस होने लगता है। एम्पलीट्यूड वेव का क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस, क्योंकि वो रफ सरफेस है, स्कैटरिंग हो रही है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको हम रफनेस भी बोलते हैं सरफेस का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्कैटरिंग मैकेनिज्म। क्लियर? यही रिस्पॉन्सिबल है स्कैटरिंग के लिए भी, ठीक है। तो रफनेस पे ही बेस्ड हमारा एक रैले क्राइटेरिया आया था, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, रैले क्राइटेरिया। हैव यू एनीवन हैव एवर लिसन अबाउट या अंडरस्टैंड अबाउट रैले क्राइटेरिया? किसी ने सुना है? रैले क्राइटेरिया फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये रैले क्राइटेरिया क्या है, ये बताता है कि अगर आपका सरफेस जो जिसपे वेव आके फॉल हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर वो रफ है तो ये बेसिकली हमें सेम टाइप का रिफ्लेक्शन दे सकता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये हमारा रफ सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बहुत बढ़ा दें विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्मल, क्लियर, इसको हम बढ़ाते चले जाएं इधर की तरफ, तो आपको कुछ देर बाद दिखेगा कि जो हमको रिफ्लेक्टेड वेव मिल रही है स्कैटर्ड होने के बाद, वो ऑलमोस्ट वैसी मिल रही है जो कि स्मूथ सरफेस से मिल रही है, ठीक है। जैसे हमें स्मूथ सरफेस से वेव मिलती है वैसे ही हमको यहाँ से मिलेगी, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल। जो इंसिडेंस एंगल है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो रफ सरफेस है उससे भी हमको इस वो भी एज ए स्मूथ सरफेस वर्क करे और उससे हमें जो रिफ्लेक्शंस मिले वो उसी तरह से मिले, ठीक है। तो रैले ने एक रिलेशन यहाँ पे दिया था फॉर रफनेस ऑफ द सरफेस, दिस इज योर रफनेस। So this is the relation of this. This means roughness is equal to 4 pi sigma sin pi upon lambda, ठीक है। जहाँ पे R आपका रफनेस, मेजर ऑफ रफनेस बताता है कि कितनी रफनेस है सरफेस में। सिग्मा है स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, ये सरफेस का स्टैंडर्ड एविएशन है जो कि इरेगुलरिटीज को बताता है फ्रॉम द मीन सरफेस हाइट से, ठीक है। जबकि जब भी हम कभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उससे मीन एंड मीडियन ये सब चीजें कंसीडर करते हैं। तो मीन, स्पेशली मीन देखा जाता है कि मीन से कितना डेविएशन है, ठीक है। तो दैट यू मे कैलकुलेट फ्रॉम द मीन हाइट डेविएशन। क्लियर? फाई की बात करें तो फाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ, ठीक है। अब जो रफनेस की मैं बात कर रहा हूँ, रफनेस फैक्टर जो है वो डिफाइंस कर रहा है कि सरफेस किस तरह का है। अगर रफनेस आपका वैल्यू लेस देन 0.1 है, ये देख सकते हैं, अगर रफनेस की वैल्यू लेस देन 0.1 है तो आपका सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है। अगर आपकी रफनेस ग्रेटर देन 10 है तो रफ सरफेस होगा।
तो मतलब रफ सरफेस के लिए आपका जो रफनेस फैक्टर है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, और स्मूथ के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0.1 होना चाहिए। ठीक है। जब फाई की बात करें तो फाई क्या है, फाई आपका, हाँ ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि रफ सरफेस से भी स्मूथ सरफेस की तरह हम पैटर्न रिसीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या करना पड़ता है, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाना पड़ता है। इस एंगल को आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमको ये रिफ्लेक्टेड वेव जो मिलेगी वो सही मिलेगी। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि जब आपका फाई जो कि इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेजिंग एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेजिंग एंगल के अगर वो बराबर हो गया तो फिर रिफ्लेक्टेड वेव जो आपको मिलेगी वो सिमिलर होगी टू द स्मूथ सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जब भी आपका फाई ग्रेजिंग एंगल के बराबर से टच कर जाएगा तो जो आपको रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी वो स्मूथ सरफेस की तरह ही मिलेगी। क्लियर? क्लियर है सभी को यहाँ तक कि बेटा मैं किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ? ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे क्लास में अभी अटेंडेड है, प्रेजेंट है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, एंड इफ somebody will not respond then I will make them absent. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो जो रो की बात करें, रो अगर हमारा -1.0 है, मॉड में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी जिसको हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, मॉड वैल्यू इसकी 1 होती है, लेकिन 1 होने का मतलब है कि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव बराबर हो गई, ठीक है, तभी आपको 1 मिलेगा। तो रो बेसिकली इररिस्पेक्टिव होता है टाइप ऑफ पोलराइजेशन के, किस तरह का पोलराइजेशन आप यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट नहीं होता, इररिस्पेक्टिव होता है। ठीक है। So we have just considered a medium with finite conductivity sigma and dielectric constant epsilon। अब हम डेरिवेशन पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है। डेरिवेशन कौन सा हम करने जा रहे हैं? ये टॉपिक किसके अंदर कवर हो रहा है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस, जब भी ये टॉपिक पूछा जाएगा आपको उसके अंदर ये सारी चीजें करनी हो। So we have just start with the Maxwell's first equation for a finite conductivity sigma and dielectric constant epsilon. So we have just taken the Maxwell first equation, that is the cross product of del operated with the magnetic field intensity means del cross H। ये क्या होता है? J plus del D by del T है। पढ़ा भी होगा मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डेल क्रॉस H क्या होता है? J plus डेल डी बाई डेल टी, ये होता है। यहाँ डी क्या है? डी इज योर, डी क्या है? डेंसिटी, करंट। आपको पता है डी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड जे इज करंट डेंसिटी। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे का हमने रिलेशन डिराइव कराया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, और ये हो जाएगा डी की वैल्यू हम एप्सिलॉन इंटू ई रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू डेल बाई डेल टी इंटू ई, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे यही डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी प्लस सिग्मा इंटू ई। ठीक है। ये हमारा हो गया मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। देन यू नो दैट फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होता है इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। वो बेसिकली जो फील्ड है, पोटेंशियल है, वो टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है। एंड वेरिएशन जो उसका होता है वो साइनोसॉइडल टाइप का होता है। ठीक है। तो अगर हम उसके लिए इक्वेशन लिखें तो हमारा फील्ड इक्वेशन क्या होगी? ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज साइनोसॉइडल टाइप वेरिएशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू, राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ई नॉट हमारा कॉमन हो गया, और ई की पावर जे ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन यू विल गेट ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है। और जे ओमेगा टी का सेपरेट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा जे ओमेगा, जे ओमेगा बाहर आ गया,
यहाँ से देख सकते हैं, और ब्रैकेट में आ गया ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, ई नॉट इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हमने ई लिख दिया, तो हमारा आ गया जे ओमेगा ई, तो मीन डेल ई बाई डेल टी आ गया जे ओमेगा इंटू ई। अब यहाँ से आप ई की वैल्यू अगर निकालते हैं, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ई क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल ई बाई डेल टी अपॉन जे ओमेगा, ये आ जाएगा डेल ई बाई डेल टी अपॉन जे ओमेगा। आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा। इस ई की वैल्यू हम उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, 2 में। 2 क्या है, ये है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी प्लस सिग्मा, ई की वैल्यू हमने रख दिया डेल ई बाई डेल टी अपॉन जे ओमेगा, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हमें डेल क्रॉस एच मिल जाएगा, और यहाँ से भी ये जो जे ओमेगा नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा। नीचे देख रहे हैं जे ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। डेल ई बाई डेल टी इंटू जे ओमेगा हो जाएगा। डेल ई बाई डेल टी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। डेल ई बाई डेल टी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एप्सिलॉन प्लस सिग्मा इंटू जे ओमेगा, सिग्मा अपॉन जे ओमेगा। तो देखिए एप्सिलॉन इंटू सिग्मा अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, क्लियर है। और बाहर डेल ई बाई डेल टी आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें जो ये वाला टर्म है इसको हम एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एप्सिलॉन डैश। दिस टर्म में भी राइट एज एप्सिलॉन डैश। ठीक है, ये पूरे टर्म को तो इसको एप्सिलॉन डैश लिख दिया हमने। तो इक्वेशन आपकी होगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश इनटू डेल ई बाई डेल टी, जहाँ पे एप्सिलॉन डैश आपका क्या है, दैट इज एप्सिलॉन डैश क्या है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन डैश इज वेयर, एप्सिलॉन डैश क्या है, कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट epsilon dash is complex dielectric constant that is equivalent, इसको हम इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक विद पार्शियल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डायरेक्ट वेव एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव हमारी अचीव होती हैं। ठीक है, हाउ यू कैन गेट द डायरेक्ट वेव एंड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम, wait, am I audible? Yes, sir. Yes, yes. मैं आपको Yes, दिखाने जा sir. रहा हूँ कि हाउ वी गेट द डायग्राम फॉर डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, जस्ट वेट करिए बेटा, मैं आपको एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डायग्राम। ठीक है, ओके सो अभी हम जो अर्थ सरफेस ले रहे हैं वो फ्लैट लेके दिखाएंगे। ठीक है, फ्लैट भी ले सकते हैं, कर्व सरफेस भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये इसीलिए हमने बताया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि आप अर्थ की सरफेस कैसी ले रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, कि अर्थ सरफेस हमारी कैसी है। ठीक है, so I'm just trying to show you the diagram, just wait for a minute. Okay, so so एक जनरल सा हम डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। ओके, ये देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए कि कैसे